हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टैलेंट मैनेजमेंट की। दोस्तों ये सब्जेक्ट आपके एमबीए थर्ड सेमेस्टर के अंदर है और इस वीडियो के अंदर हम टैलेंट मैनेजमेंट का यूनिट फर्स्ट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं जो हमारा सब्जेक्ट का नाम है टैलेंट मैनेजमेंट, इसका मतलब क्या होता है। तो टैलेंट मैनेजमेंट अगर जब भी ये टर्म आता है तो मैं इसके अंदर तीन चीज़ों को रखता हूँ। तीन चीज़ों में से क्या होता है कि सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, टैलेंट मैनेजमेंट का मतलब ये देखता हूँ कि जो भी राइट कैंडिडेट हैं, जो भी राइट लोग हैं, जो भी एकदम मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही कैंडिडेट्स हैं, उनको ले करके आना। ठीक है, कंपनी के अंदर ले करके आना, उनको हायर करना। देन उसके बाद में उन जो भी राइट कैंडिडेट्स आए हैं उनका डेवलपमेंट करना, उनको ट्रेनिंग देना, उनका डेवलपमेंट करना। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति है, वो अगर कोई भी कैंडिडेट है, अगर वो लेबर की पोजीशन पर आए तो वो पूरी ज़िंदगी लेबर के तौर पे ना काटते रह जाए, वो धीरे धीरे वो सुपरवाइज़र बने, देन जो भी है उसके आगे की पोजीशंस बढ़ते रहे और मैनेजर लेवल तक जाए। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। देन उसका डेवलपमेंट करना और डेवलपमेंट करने के बाद में उसको रिटेन करके भी रखना। तो तीन चीज़ें ये होती हैं, यानी कि उसको लेकर के आना, राइट कैंडिडेट को लेकर के आना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसका डेवलपमेंट करना और उसको कंपनी के अंदर रोक करके भी रखना। रोकने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि होना चाहिए कि वो मान लो कि लेबर के पोजीशन पर प्रोफाइल पे आया था और आज वो अगर मान लो कि मैनेजर बन गया, थोड़ा सा उसकी पोजीशन ऊपर हो गई तो वो कंपनी छोड़ करके भाग गया। ठीक है, तो वो मतलब रिटेन करने का मतलब ये है कि वो जो भी आपकी कंपनी के अंदर जो भी ग्रोथ हो रही है उसके अंदर अच्छी खासी हिस्सेदारी होनी चाहिए, यानी कि वो आपकी कंपनी की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो भाग जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर टैलेंट मैनेजमेंट का सिंपली मतलब यही बताया गया कि फाइंडिंग, डेवलपिंग एंड कीपिंग टैलेंटेड पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसे लोगों को ले करके आना, उनका डेवलपमेंट करना और उनको रिटेन करके रखना। ठीक है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, टैलेंट मैनेजमेंट। ये एक तरीके का एचआर का ही पार्ट है। एचआर एक तरीके का काफ़ी बड़ा आपका पार्ट हो गया, जबकि टैलेंट मैनेजमेंट क्या है, उसका एक छोटा सा पार्ट है। टैलेंट मैनेजमेंट के अंदर आप क्या करते हो कि जो भी बेसिकली जो भी रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं और जो भी आपका एम्प्लॉय हो तो उसको रिटेन करके रखना। ठीक है, तो ये चीज़ आती है। तो यानी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही होता है टैलेंट मैनेजमेंट का, इज़ टू इंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ द राइट पीपल, सही पीपल है उसके पास में, विद द राइट स्किल्स इन द राइट रोल्स एट द राइट टाइम। तो यही चीज़ इसका टैलेंट मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है या एम आप बोलो। तो ऑब्जेक्टिव इसके क्या क्या होते हैं कि टैलेंट मैनेजमेंट के यहाँ पर देखो कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इन्हेंसिंग परफॉर्मेंस। टैलेंट मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि परफॉर्मेंस, जो भी लोग हैं उसको, कंपनी की परफॉर्मेंस को बढ़ाना, इसके अलावा जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी भी परफॉर्मेंस को अच्छी खासी इंक्रीज़ करना, टैलेंट मैनेजमेंट के अंदर ये आता है। देन अट्रैक्टिंग टॉप टैलेंट, यानी कि सही पीपल जो सही स्किल्ड हों, या आपको जिस भी तरीके के लोग चाहिए वही उस तरीके के राइट कैंडिडेट्स ही आपको मिले, तो ये भी इसका ऑब्जेक्टिव होता है। देन डेवलपिंग स्किल्स, कैंडिडेट्स की स्किल्स को डेवलप करना। देन रिटेन टैलेंट, यानी कि टैलेंट जो भी है, जो भी टैलेंटेड लोग हैं उसको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रोक करके रखना। देन फिफ्थ नंबर पे क्या है कि अलाइनिंग विद द स्ट्रैटेजिक गोल्स, जो भी आपकी कंपनी के स्ट्रैटेजिक गोल्स हैं उसको लोगों को बताना और लोग क्या करना चाहिए, उस गोल्स को पूरा करने के लिए उनके अंदर क्या होनी चाहिए, कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। वो सभी लोग क्या करें कि आपके ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने में आप के लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, तो ये चीज़ है ऑब्जेक्टिव टैलेंट मैनेजमेंट का। टैलेंट मैनेजमेंट की हम लोग ये बात करते हैं। देन इसके बाद में इसका प्रोसेस मॉडल पूछा जाता है कि टैलेंट मैनेजमेंट का प्रोसेस मॉडल बताओ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो इसके अंदर बेसिकली 6 स्टेजेस आती हैं, जिसके अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, यानी कि हमको कितने मैन पावर की ज़रूरत है, हमको कितने लोगों की ज़रूरत है जो कि कंपनी में आकर के काम करेंगे और किस किस तरीके के रोल को देखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। देन उसके बाद में अट्रैक्टिंग करते हैं। अट्रैक्टिंग क्या सिंपली मतलब होगा कि हम रिक्रूटमेंट करते हैं, यानी रिक्रूटमेंट का मतलब हम आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है कि यानी कि लोगों को अट्रैक्ट द कैपेबल एम्प्लॉयज़ टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऐसे लोगों को लेकर के आना जो कि कैपेबल हों, जो कि एकदम यानी कि सही तरीके की क्वालिफिकेशन, स्किल्स जिनके पास में हो और जो उतना एक्सपीरियंस को होल्ड करते हो, तो उस तरीके के लोगों को अट्रैक्ट करना। अट्रैक्ट करने के बाद में उनको क्या करना, जब कई सारे लोग आ गए, मान लो कि
आपके पास में 4 पोजीशन खाली हैं, 4 पोजीशन के लिए मान लो कि 80 लोग आ गए, ठीक है, 80 लोग आ गए, 80 लोगों का आपको क्या करना है, इंटरव्यू लेना है और 80 में से आपको क्या करना है, 4 को सिलेक्ट करना है। तो ये क्या हो गया, 80 में से 4 को सिलेक्ट करना है, यानी सिलेक्टिंग प्रोसेस हो गया। सिलेक्टिंग के अंदर क्या होते हैं, अलग अलग इसके टूल्स टेक्निक्स होते हैं, जैसे इंटरव्यू लेना और फिजिकल फिटनेस हो गया, ठीक है, अपॉइंटमेंट लेटर देना, तो वो सारी चीज़ें अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। देन जब 4 लोग सिलेक्ट हो गए तो अब उनको क्या करना है, डेवलप करना है, यानी कि उनको सही तरीके से सही स्किल्स, यानी उनको सही से ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोवाइड करना, जिससे कि कंपनी के लिए वो हेल्पफुल साबित हो। देन उसके बाद में उनको रिटेन करके रखना कंपनी के लिए, यानी ऐसा नहीं कि वो छोड़ करके भाग जाएं। देन उसके बाद में ट्रांजिशनिंग, यानी कि उनको ट्रांसफ़र करते रहना, ऐसा नहीं कि केवल जिस भी पोस्ट पर अगर वो हायर्ड हुए थे तो उस पोस्ट पर ही वो पूरी अपनी ज़िंदगी बिता दें, ऐसा नहीं है। कि उनको क्या करना कि धीरे धीरे ट्रांसफ़र करना, उनका प्रमोशन करना, ठीक है, जैसे मैंने बताया कि लेबर से उसको मैनेजर बनाना। और अगर कोई भी आदमी है, कोई भी कैंडिडेट है, अगर वो कंपनी छोड़ करके जा रहा है तो उसका एग्जिट इंटरव्यू लेना, क्यों छोड़ करके जा रहा है। और अगर कोई भी किसी भी का रिटायरमेंट हुआ है तो उसको यानी रिटायरमेंट के बेनिफिट्स देना, जिससे कि अदर जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका भी मोराल बढ़ सके। तो ये ट्रांजिशनिंग है, यहाँ पर सारी डिटेल्स लिखी हुई है। देन यहाँ पर देखो टैलेंट मैनेजमेंट के इनिशिएटिव्स बताए गए कि किस किस तरीके से टैलेंट मैनेजमेंट किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखो कि सबकी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए हर एक इंडिविजुअल की, कि वो ये उसका नाम ये है, वो ये कर लेता है, वो ये, इस तरीके से एक हर एक की पर्सनल आइडेंटिटी होनी चाहिए। तो इससे क्या होता है कि सभी एम्प्लॉयज़ के अंदर एक मोराल बढ़ता है, सभी लोगों को एक ये बनता है कि हाँ, कि मेरी एक खुद की भी अपनी कुछ पहचान है। देन रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड देते रहना चाहिए कि इसने ये काम किया, तो इससे भी क्या होता है, मोराल बढ़ता है, लोगों के अंदर एक्साइटमेंट होता है, लोग काम करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड, मतलब अपने आप को अच्छा समझते हैं। देन इसके बाद में अपॉर्चुनिटीज़ को अलग अलग तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना, रोल डिज़ाइन करना, जॉब रोटेशन करना। जॉब रोटेशन का मतलब कि कभी कोई काम, एक सेम काम है वो कभी एक पर्सन करेगा, कभी दूसरा करेगा, कभी तीसरा करेगा। इससे क्या होगा कि सभी लोगों के अंदर वो स्किल्स डेवलप होंगी। तो अगर एक व्यक्ति एब्सेंट होगा तो उसकी जगह दूसरा कर सकता है, तीसरा कर सकता है। देन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, देन सक्सेशन प्लानिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, देन सेल्फ मोटिवेशन, ये सभी क्या है, टैलेंट मैनेजमेंट के इनिशिएटिव्स हैं। यानी कि इनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो कि टैलेंट को मैनेजमेंट कर सकते हो। पूरा जो भी आपका टैलेंट का मतलब क्या होगा कि लोगों का जो भी टैलेंट है ना, उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना, यानी कि उनके टैलेंट को सही तरीके से स्ट्रैटेजिक गोल्स जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के हैं उस तक बना करके रखना, और वो गोल्स पूरा कर पाएँ, वो उन टैलेंट की हेल्प से वो सभी गोल्स पूरे हो पाएँ। इसी चीज़ का मैनेजमेंट किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर पूरी डिटेल्स लिखी हुई है, आप चाहो तो देख सकते हो। देन इसके बाद में अगर पूछा जाता है कि बेनिफिट्स बताओ टैलेंट मैनेजमेंट के, तो यहाँ पर देखो अलग अलग तरीके के बेनिफिट्स बताए गए हैं, 2 तरीके से बताए गए हैं, 2 पार्ट्स में, कि एम्प्लॉयज़ के लिए क्या बेनिफिट, क्या किस तरीके से बेनिफिशियल होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए किस तरीके से बेनिफिशियल होता है। तो देखो एम्प्लॉयज़ के लिए, यानी कि इससे क्या होती है कि एम्प्लॉयज़ की ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती है, उनका स्किल डेवलपमेंट होता है, उनको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, उसका जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ता है, वर्क लाइफ बैलेंस होता है। देन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती, क्वालिटी अच्छी, यानी क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विसेज वो प्रोवाइड कर सकते हैं। एम्प्लॉयज़ रिटेंशन बढ़ता है। देन इसके बाद में सक्सेशन प्लानिंग वो कर सकते हैं। कंपटीटिव एडवांटेज, यानी उनकी यूनिकनेस मार्केट के अंदर बढ़ती है। एम्प्लॉय इंगेजमेंट बढ़ता है, कॉस्ट सेव होती है। तो ये सभी क्या है, बेनिफिट्स हैं, ठीक है। देन इसके बाद में रोल ऑफ द टैलेंट मैनेजमेंट इन बिल्डिंग सस्टेनेबल कम्पिटिटिव एडवांटेज टू द फर्म, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें एक चीज़ सिंपल सी ध्यान रखना, कुछ भी नहीं है, जो भी आप पढ़ करके आओ वही सारी चीज़ें हैं। इसके अंदर वही 3 चीज़ें देखो यहाँ पर डायग्राम के हेल्प से बताया गया है, यानी कि कम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे मिलेगी, यानी कि आपको आप किस तरीके से मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ यूनिक कर पाओगे, है ना। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, अच्छा टैलेंट मैनेजमेंट होना चाहिए। और टैलेंट मैनेजमेंट का मैंने 3 चीज़ों का मतलब बताया कि टॉप टैलेंट को अट्रैक्ट करना, उसका डेवलपमेंट करना और उसको रिटेन करके रखना, यही क्या है, टैलेंट मैनेजमेंट है। और अगर टैलेंट मैनेजमेंट अच्छा होगा कंपनी के अंदर तो उससे क्या मिल सकती, कम्पिटिटिव एडवांटेज, यानी मार्केट के अंदर जो भी कंपनी होगी उसकी अच्छी वैल्यू होगी, उसकी यूनिकनेस, वो यूनिक प्रोडक्ट और सर्विसेज को सर्व करेगी। तो यही चीज़ बताई गई है, ठीक है। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है।
बेसिकली कुछ नहीं है। देन इसके बाद में यहाँ पर देखो रिक्रूटमेंट के बारे में पूछा जाता है कि रिक्रूटमेंट क्या है। आप बार बार पढ़ते आए हो कि रिक्रूटमेंट क्या है। रिक्रूटमेंट का सिंपल ही मतलब यही होता है कि प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग द कैपेबल एम्प्लॉयज़ टू द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि सपोज आपके पास में कोई रोल खाली है, मान लो इसके 3 एलिमेंट्स बेसिकली बताए गए। जॉब प्रोफाइल, यानी कि मान लो कि आपके पास में कोई रोल खाली है, मान लो कि सीनियर इंजीनियर के आपके पास में पोजीशन है, तो उसके लिए कौन कौन सी कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए, यानी कौन सी स्किल्स नेसेसरी हैं, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कौन सा सॉफ्टवेयर आना चाहिए, ये सभी चीज़ें आपने इस जॉब प्रोफाइल के अंदर लिख करके रखें कि इस तरीके के हमको कैंडिडेट चाहिए। ठीक है, तो अब क्या करोगे कि जितने भी लोग देखेंगे जिनके पास में ऐसी स्किल्स होंगी, जो भी सारी चीज़ें होंगी, वो लोग क्या करेंगे, अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे या फिर आप उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बुलाओगे। ठीक है, तो यही क्या है कि इसी को हम क्या बोल रहे हैं कि रिक्रूटमेंट बोल रहे हैं। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, रिक्रूटमेंट बोल रहे हैं। यानी कि अट्रैक्ट करना, लोगों को अट्रैक्ट करना। जो भी आपके पास में जॉब प्रोफाइल है, जो भी आपने इस तरीके का बना करके रखा हुआ है कि मुझे ये क्वालिफिकेशन चाहिए, ये स्किल्स चाहिए, ये इतना एक्सपीरियंस चाहिए, उस तरीके के कैंडिडेट्स को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या करना कि ले करके आना। ऐसा नहीं कि पूरे सभी लोगों को ले करके आ जाओगे जितनी भी बाहर भीड़ खड़ी है। ठीक है, उस तरीके के ही जो भी आपने अपने जॉब प्रोफाइल के अंदर ये चीज़ बताई है कि इतना एक्सपीरियंस चाहिए, इतना एक्सपीरियंस चाहिए, मतलब इतना एक्सपीरियंस चाहिए, ये स्किल्स चाहिए, ये क्वालिफिकेशन चाहिए, तो वही कैंडिडेट्स आने चाहिए। ठीक है, आपके अंदर। देन इसके बाद में जॉब प्रोफाइल के बाद में क्या होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, जिसमें सारी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई जाती हैं कि क्या क्या बंदा क्या करेगा आकर की कंपनी के अंदर। देन रिक्रूटमेंट का सोर्स होता है, यानी इंटरनल एक्सटर्नल सोर्स आपने पढ़ा था ना रिक्रूटमेंट सोर्सेज के अंदर, जैसे इंटरनल और एक्सटर्नल होता है। इंटरनल सोर्सेज में क्या होता है कि प्रमोशन होता है, ट्रांसफ़र होता है, अपग्रेड किया जाता है, डिमोशन किया जा सकता है, रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ को फिर से चांस दिया जा सकता है। देन रिटेंशन, यहाँ पर क्या बताया गया कि रिटेंस्ड एम्प्लॉयज़, यानी कि ऐसे एम्प्लॉय जैसे कि जो लैंड पे यानी कि जो बाहर से एक तरीके से आउटसोर्स किए जाते हैं, वो यहाँ पर बताए गए। ठीक है, ठीक है। एक्सटर्नल का मतलब क्या हो गया, एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं बाहर से, है ना, और कैंपस रिक्रूटमेंट करते हैं, जाकर के प्लेसमेंट की एजेंसीज होती हैं, आउटसोर्स करते हैं, एम्प्लॉयज़ को एक्सचेंज करते हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस करते हैं, लेबर के कॉन्ट्रैक्ट को क्या करते हैं। तो ये सभी क्या होगा कि यानी कि एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट हो गया। इंटरनल का मतलब कि हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही लोगों को क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, या रिटायर्ड जो भी एम्प्लॉयज़ उनको फिर से थोड़ा सा कुछ आधी सैलरी पर रख करके काम दे रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें क्या हो गया, इंटरनल हो गया। देन एक्सटर्नल की जब हम बात करते हैं तो बाहर से जब भी हम एम्प्लॉयज़ को लेकर के आते हैं, वो प्लेसमेंट के थ्रू, कॉलेज प्लेसमेंट हो सकता है, ठीक है, अलग अलग जॉब पोर्टल्स हो सकते हैं, उनके थ्रू लेकर के आते हैं, तो वो एक्सटर्नल। तो यहाँ पर बताया भी गया है, देखो यहाँ पर और थोड़ा सा डिटेल में है। बाकी अगर आप इतना भी लिखोगे तो भी काम चलेगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ एक बताए गए हैं जैसे कैजुअल कॉलर्स और वही सारी चीज़ें, लेबर यूनियन। फिलहाल यहाँ पर सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, यहाँ पर सारी चीज़ें हम बताई गई हैं, एक्सप्लेन्ड है, तो कोई आई थिंक कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट का मतलब क्या बताया गया है। तो रिक्रूटमेंट के अंदर जब भी प्रोसेस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्लान करते हैं कि कितने लोगों की ज़रूरत है हमको। देन उसके बाद में हम सोर्सेज को देखते हैं कि आइडेंटिफाई रिक्रूटमेंट सोर्सेज, इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स किस तरफ हम जाएंगे, तो ठीक है, इस चीज़ को हम देखते हैं। देन कॉन्ट्रैक्टिंग सोर्सेज, अब मान लो कि हमने एक्सटर्नल सोर्स को हमने देखा कि हम कोई भी नौकरी पोर्टल है या साइन पोर्टल है, उसके थ्रू हम जॉब को यानी कि उससे हम कैंडिडेट के साथ में कनेक्ट होंगे। तो अब मान लो कि हमने उसको देख लिया कि हम नौकरी से लोगों को निकालेंगे। देन उसके बाद में यहाँ पर क्या करना है कि कांटेक्ट करना है, यानी कि उस पर्टिकुलर कैंडिडेट से कांटेक्ट करना है, और कांटेक्ट करने के बाद में सिलेक्शन प्रोसेस आता है। यानी कि अगर वो सही स्किल्ड पर्सन है, उतना एक्सपीरियंस है उसके पास में, वो सारी चीज़ों को होल्ड कर रहा है, यानी सारी कैपेबिलिटीज़ को होल्ड कर रहा है, तो उसके साथ में कनेक्ट करना, उसके साथ में बने रहना, और देन उसके बाद में उसका सिलेक्शन प्रोसेस में हेल्प करना। तो यही होता है प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है, देन इसके बाद में सिलेक्शन प्रोसेस की बात आती है। तो जो भी रिक्रूटमेंट के बाद का जो भी प्रोसेस होता है, यानी कि अब मान लो कि जो भी आपके पास में कैंडिडेट आ गया, आपकी कंपनी में आया, तो आप उसका क्या देखोगे कि एप्लीकेशन फॉर्म को चेक करोगे कि यानी कि उसकी सारी इन्फॉर्मेशन सही है कि गलत है। देन उसका टेस्ट, सिलेक्शन टेस्ट लोगे। सिलेक्शन टेस्ट का मतलब कि वही चीज़ें हैं कि
उसने सारी चीज़ें जो भी आपने एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, स्किल्स वगैरह जो भी ऐड ऑन करी थी, तो वो सारी चीज़ें उसके पास में है कि नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद में उसका सिलेक्शन का इंटरव्यू लोगे। इसका अलग अलग मेथड हो सकता है, रिटन हो सकता है या फेस टू फेस इंटरव्यू हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है। देन उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, रेफरेंस चेक किया जाता है कि पास्ट में उसने कोई गलती तो नहीं करी है। देन उसके बाद में उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है, ठीक है, कि देखना पड़ता है रेफरेंस चेक, यानी कि कहाँ पर से किसके रेफरेंस से वो आया है, इस चीज़ को देखा जाता है। देन बैकग्राउंड का वेरिफिकेशन किया जाता है, हायरिंग का डिसीजन लिया जाता है, अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है, ठीक है। और इस तरीके से उसको क्या कर दिया जाता है, हायर कर दिया जाता है, यहाँ पर से इस तरीके से उसका प्लेसमेंट कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर से तो यही इसका प्रोसेस भी होता है और सिलेक्शन प्रोसेस है। इसका ऑब्जेक्टिव्स यही है कि सूटेबल कैंडिडेट्स को लेकर के और राइट प्लेसेस, राइट कैंडिडेट एट द राइट जॉब, ठीक है। देन जनरल इन्फॉर्मेशन, ये सभी चीज़ें हैं। देन इसके बाद में इसका रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में डिफरेंस भी आ जाता है, कई बार शॉर्ट में आता है, बाकी ये पहले का ही है तो उसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं। कई बार आप लोगों ने HRM सब्जेक्ट जो था सेकेंड सेमेस्टर में उसमें पढ़ा था, मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में भी इस चीज़ को आपने देखा था, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में क्या डिफरेंस होता है। तो रिक्रूटमेंट के अंदर सिंपली हम बात करते हैं कि हम लोगों को अट्रैक्ट करते हैं और अट्रैक्ट करने के बाद में से मान लो कि 80 लोग आए कंपनी के अंदर, तो उन 80 में से 4 लोगों को हमने जो सिलेक्ट किया थ्रू द हेल्प ऑफ इन फेस टू फेस इंटरव्यू, रिटन टेस्ट और फिजिकल टेस्ट, इन सब के बेसिस पे, तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, सिलेक्शन प्रोसेस बोल रहे हैं। तो ये इसमें ज़्यादा टाइम की नीड नहीं होती, जबकि इसके अंदर क्या होता है, ज़्यादा टाइम की नीड होती है। ये अलग अलग तरीके से आप क्या कर सकते हो, उसको देख सकते हो, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। देन अब देखो यहाँ पर हमने बताया था ना एप्लीकेशन फॉर्म्स। एप्लीकेशन फॉर्म्स का मतलब क्या होता है कि कैंडिडेट की जो भी बेसिक डिटेल्स हैं, यानी कि यहाँ पर बताया गया कि कैंडिडेट्स की जो भी बेसिक डिटेल्स हैं, उसका नाम, पता, उसके फादर का नाम, ये सभी चीज़ें जो भी होती है, कैंडिडेट्स का इंटरेस्ट एरिया क्या, उसका पास्ट की डिटेल्स, उसने क्या करके रखा हुआ है, तो ये सभी चीज़ें उसका एप्लीकेशन फॉर्म हम लोग फिल कराते हैं। जब भी वो कंपनी के अंदर आता है तो उससे हम ये सभी चीज़ों को फिल कराते हैं, देखते हैं कि उसका नाम क्या है, ठीक है, डेट किस डेट को आया है, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या, उसके फादर मदर का नेम क्या है, एड्रेस क्या है, टेलीफोन नंबर क्या है, तो ये सभी एप्लीकेशन फॉर्म का ही पार्ट है। देन पर्पज़ क्या होता है कि इसका पर्पज़ सिंपली यही होता है कि इन्फॉर्मेशन को गैदर करना, और बाकी सब चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। सिलेक्शन टेस्ट की हम बात करते हैं तो सिलेक्शन टेस्ट के अंदर अलग अलग तरीके से टेस्ट लिया जाता है कि कैंडिडेट सही फिट है कि नहीं। उसके अंदर हम क्या करते हैं, कंप्यूटर का टेस्ट ले सकते हैं, और अलग तरीके से जो भी IQ लेवल का टेस्ट ले सकते हैं, पर्सनालिटी का टेस्ट ले सकते हैं, इंटरेस्ट का टेस्ट ले सकते हैं, सिचुएशनल कोई भी एक तरीके से मान लो ग्रुप डिस्कशन दे दिया, या फिर अचीवमेंट का टेस्ट ले सकते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट, इस तरीके से इंटेलिजेंस लेवल का चेक कर सकते हैं। तो ये सभी सिलेक्शन के वो होते हैं। इंटरव्यू के भी प्रोसेस होते हैं कि अलग अलग तरीके से हम इंटरव्यू ले सकते हैं, जैसे फ़ोन से ले लिया, इनिशियल इंटरव्यू है तो उसको फ़ोन से ले लिया, वीडियो इंटरव्यू ले सकते हैं, देन पैनल इंटरव्यू ले सकते हैं, इन्फॉर्मेशनल इंटरव्यू, मील इंटरव्यू यानी खाने के टाइम में जब भी हम इंटरव्यू लेते हैं वो हो गया, ग्रुप इंटरव्यू, वीडियो इंटरव्यू, नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू, तो ये सभी चीज़ें होते हैं, टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। बेसिकली ये सभी पूछा नहीं जाता है, बट हाँ ये सभी आपका सिलेक्शन का ही पार्ट है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देन अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बारे में आपने पहले भी पढ़ा था, और इस बार भी मैं आपको बता देता हूँ कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि कितने लोगों की ज़रूरत है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सपोज दैट कि कितने लोगों की वैकेंट पोजीशन है, जैसे कि मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि मान लो कि आपकी कंपनी के अंदर कितने लोगों की ज़रूरत है, 20 लोगों की ज़रूरत है, ठीक है, 20 लोगों की ज़रूरत है, और आपने क्या किया, चेक किया कि अभी कितने लोग हैं। तो अभी मान लो कि अभी आपके कंपनी के अंदर मान लो 15 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। अब 15 लोगों में से देखा जाएगा कि 15 में से कौन कौन सही से काम कर रहे हैं, कौन नहीं सही से काम कर रहे हैं, तो किनको आपको भगाना है, यानी कि किन लोगों को आपको क्या करना है, फायर करना है। और ऐसे भी लोगों को देखा जाता है कि कितने लोग कंपनी छोड़ करके जाने वाले हैं। तो मान लो कि हमने 15 में से देखा तो 5 लोग ऐसे हैं जो कि जिनको 5 में से 3-4 लोगों को आपको फायर करना है, और एक व्यक्ति ऐसा है जो कि कंपनी छोड़ करके जाने वाला है। तो आपके पास कितने बचे, 10 ही तो बचे। तो यानी 10 लोगों के आपके पास में गैप कितना है, 20 को 20 होने चाहिए, और 10 लोग क्या हैं, यानी 10 लोग सही से काम कर रहे हैं, वर्किंग है 15 में से, और 5 भागने वाले हैं, ठीक है।
तो ये हो गया 10 ही लोग तो बचे, तो यानी 10 का क्या है गैप है, तो 10 का गैप है जब, तो 10 का जब गैप है तो यानी कि 10 लोगों को आपको क्या करना है, उनकी उनको भी सिलेक्ट करना, उनको भी हायर करना है अपनी कंपनी के अंदर। तो यही होता है एक तरीके से ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, यानी कि प्लानिंग देखना आ जाता है कि स्किल्ड मैन पावर चाहिए, सेमी स्किल्ड चाहिए, या फिर इस तरीके की लेबर की उसको कोई भी तरीके की स्किल ना हो फिर भी काम चल जाएगा। तो ये सभी चीज़ें देखी जाती हैं। तो HRP का मतलब यही है कि मैन पावर की प्लानिंग, पर्सोनल प्लानिंग और वर्कफोर्स की प्लानिंग, ठीक है, स्ट्रेटेजिकली मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशंस ह्यूमन रिसोर्स टू मीट प्रेजेंट एंड फ्यूचर बिजनेस नीड्स इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। तो यानी कि ह्यूमन रिसोर्स की नीड्स जो भी होती है उसको देखा जाता है कि वो अभी कितनी चल रही है, अभी कितनी है, और फ्यूचर में कितनी हो सकती है नीड, इस चीज़ को देखा जाता है, तो उसके हिसाब से प्लान किया जाता है। तो इसका मतलब एम यही होता है कि राइट पीपल होना चाहिए, राइट स्किल्स के साथ में राइट पोजीशन राइट टाइम में, यही होती है ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग। सही समय में सही वर्कफोर्स आपके पास में अवेलेबल हो, क्योंकि अगर मान लो कि आपके पास में काम बढ़ा और काम बढ़ने के साथ साथ आपके पास में लोग नहीं काम करने वाले, तो फिर उससे क्या होगा, आप तो सही से काम नहीं करवा पाओगे, है ना, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन आपकी ग्रो करेगी। तो यही इंपॉर्टेंस बताई गई है, यानी इससे क्या कर सकते हो आप, इफेक्टिव रिसोर्सेज का एलोकेशन कर सकते हो, यानी कि जो भी रिसोर्सेज का मतलब सही से आपके पास में लोग होंगे तो उनके साथ में आप क्या कर सकते हो, अपने जो भी काम है, जो भी रिसोर्सेज उनको एलोकेट कर सकते हो, कॉस्ट का मैनेजमेंट कर सकते हो, एडेप्टेबिलिटी एंड चेंज मैनेजमेंट, देन इनहेंसिंग डिसीजन मेकिंग, अलाइनिंग HR स्ट्रेटजी विद द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। तो ये सभी कर सकते हो, यानी HRP की ये सभी इंपॉर्टेंस है, पर्पज़ है। अब प्रोसेस की बात करी जाती है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं यहाँ पर, प्रोसेस में इन्वायरमेंट को एनालिसिस करते हैं, देन उसके बाद में इन्वायरमेंट को एनालिसिस करते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को देखते हैं, आपने पढ़ा था। देन फोरकास्टिंग वर्कफोर्स डिमांड, हम देखते हैं जैसे हमने बताया ना 20 लोगों की ज़रूरत है, तो ये चीज़ हम देखते हैं, फोरकास्ट करते हैं। अब मान लो करंट में हमने देखा कि 15 लोग हैं हमारी कंपनी के अंदर, 15 लोग हैं जिसमें से 4 लोगों को भगाना है और 1 लोग खुद से जाने वाला है, तो यानी कि 15 में से 5 चले गए तो कितने बचे, 10 ही तो बचे। अब 10 में से क्या करना है कि गैप को एनालिसिस करना है, यानी कि 20 में से 10 गए तो कितना बचा, 10, यानी 10 लोगों को आपको और हायर करना है। देन रिक्रूटमेंट का सिलेक्शन करो, इन 10 लोगों का जो भी आपने देखा है ना, इन 10 लोगों को आप क्या करोगे, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन करोगे, ट्रेनिंग डेवलपमेंट दोगे, सक्सेशन प्लानिंग करोगे कि सभी लोग सही से काम करें, यानी इवेलुएट करोगे, सभी चीज़ों को मॉनिटर करोगे, इवेलुएट करोगे, और कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट, ये सभी क्या होता है, मैन पावर प्लानिंग या फिर HRP ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का ही एक तरीके का पूरा प्रोसेस होता है। टेक्निक मेथड्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो हम देखते हैं डिमांड को फोरकास्ट कर सकते हैं, सप्लाई फोरकास्टिंग कर सकते हैं, यानी कि देखते हैं कि फ्यूचर की अवेलेबिलिटी क्या है, इंटरनल और एक्सटर्नल टैलेंट पूल्स की। देन गैप को एनालिसिस करो, स्किल्स को इन्वेंट्री करो, सबकी स्किल सही से मैच कर रही कि नहीं। देन ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम दो, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ये सभी टूल्स और टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के, ठीक है। बेसिकली कौन कौन से फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं ये सभी लिखे हुए। देन लिमिटेशन क्या है HRP की, तो यही है कि चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट, ठीक है। देन इसके बाद में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता रहता है, लैक ऑफ कोलैबोरेशन होता रहता है, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटीज़ होती रहती है, टैलेंट की शॉर्टेज होती है। देन इसके बाद में एक्सप्लॉइटेशन, यानी जो भी कैंडिडेट्स आ जाते हैं तो उनको क्या किया जाता है, एक्सप्लॉइट, यानी उनका शोषण किया जाता है जिससे कि वो कंपनी छोड़ करके भाग जाते हैं। तो इन सभी वजहों से जो भी ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग नहीं हो पाती, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग सही तरीके से नहीं देखने को मिलती है। तो यही इसके सारे वो हैं। देन अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है एम्प्लॉय रिटेंशन। एम्प्लॉय रिटेंशन की जब भी हम बात करते हैं तो रिटेंशन का मैंने पहले ही मतलब बता दिया। रिटेंशन का मतलब वो है कि जो भी आपके अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं, जो सही से अच्छे से परफॉर्म करते हैं, अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं, काम करते हैं, तो उनको आपको रिटेन करके रखना है, यानी कंपनी के अंदर बना करके रखना है। वो कभी दूसरी कंपनी को ना स्विच कर दें, है ना, वो कंपनी छोड़ करके ना भाग जाएं। इसी चीज़ को हम क्या बोल रहे हैं कि रिटेंशन बोला है। तो इट रिफर्स टू एन ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी टू कीप इट्स एम्प्लॉयज़ एंगेज्ड, सेटिस्फाइड एंड, यानी कि अपने एम्प्लॉयज़ को इंगेज रखना, सेटिस्फाइड रखना, एंड कमिटेड टू स्टेइंग विद द कंपनी, है ना, कंपनी में स्टे करके रखना, ऐसा नहीं कि वो कंपनी छोड़ करके भाग जाएं फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड। इट इन्वॉल्व्स रिटेन वैल्यूबल टैलेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये चीज़ बताई गई है। देन इसके बाद में नीड क्या है, एम्प्लॉय रिटेंशन की नीड क्या है, इससे हम क्या कर सकते हैं, कॉस्ट को सेव कर सकते हैं,
है ना, कॉस्ट को सेव कर सकते हैं। ये यानी कि बार बार कंपनी छोड़ करके अगर कोई बंदा जा रहा है तो उससे हमारी क्या होगी, कॉस्ट ही तो बढ़ेगी, है ना। देन मेंटेनिंग प्रोडक्टिविटी को बूस्ट कर सकते हैं। अब एक व्यक्ति आया, वो काम सीख गया, वो काम छोड़ करके चला गया, और फिर नया आया, फिर उसको सिखाओ, तो इससे प्रोडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ती नहीं घटती है ना। देन नॉलेज का रिटेंशन हो सकता है, नॉलेज मतलब नॉलेज जो भी होगी उसको बना करके रखना। देन एम्प्लॉयज़ का मोराल बढ़ेगा, यानी कि अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाई, एक एम्प्लॉय सेटिस्फाई है तो अदर भी एम्प्लॉयज़ जो भी होंगे वो सेटिस्फाई रहेंगे। तो इससे क्या होगा कि सभी लोग कंपनी के अंदर रिटेन करके रखेंगे। जैसे आप देखो, मारुति कंपनी हो गई, टाटा हो गई, है ना, और भी अदर जो भी देख लो, जैसे गूगल हो गया, है ना। तो इन सभी के जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, एक बार अगर अंदर चले जाते हैं तो डायरेक्ट वो रिटायर होने के बाद ही कंपनी छोड़ते हैं, बेसिकली यही देखा जाता है, ठीक है। देन उसके बाद में स्ट्रेटजीज़ क्या हैं, किस तरीके से एम्प्लॉयज़ को रिटेन करके रखवाया जाए। तो इसमें सबसे पहला आता है कि कम्पिटिटिव कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स दो, यानी उनको मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स दो, करियर डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ दो, वर्क लाइफ बैलेंस दो, रिकॉग्निशन एंड अप्रिसिएशन दो। देन अच्छा पॉजिटिव वर्क कल्चर बना करके रखो, इससे ये लोग क्या होंगे, रिटेन होंगे, यानी कंपनी के अंदर वो लोग बने रहेंगे, और बने रहेंगे तो इससे क्या होगा, आपकी कंपनी ग्रो करेगी। देन आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है टैलेंट और नॉलेज के बारे में डिफरेंस पूछा जाता है, या फिर अलग अलग इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो टैलेंट का क्या मतलब, वो टैलेंट का मतलब सिंपली यही है, देखो टैलेंट क्या होता है, एक तरीके से नेचर, यानी कि गॉड गिफ्टेड होता है, ठीक है। टैलेंट का मतलब जैसे अगर कोई भी है, तो अगर वो मान लो बचपन से अच्छा गा रहा है ना, तो ये चीज़ होगा। मान लो कि बिना सीखे अगर वो अच्छा खासा गा लेता है, तो वो क्या हो गया, एक टैलेंट है, उसके अंदर टैलेंट है ना। वो एकदम मान लो कि कोई भी व्यक्ति है, वो बहुत ही अच्छा गिटार, मतलब कि बहुत ज़्यादा उसको सिखाना भी नहीं पड़ा, और वो आराम से क्या करने लगा, कोई चीज़ बजाने लगा या फिर कुछ भी। वो टैलेंटेड, मतलब टैलेंटेड लोगों में से होता है ना कि बहुत ही उसके अंदर टैलेंट होता है, किसी चीज़ को बोलने का, पब्लिक स्पीकिंग का टैलेंट है, उसको सिखाना नहीं पड़ा, अपने मन से बोलने लगा, तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये टैलेंट हो गया। जबकि नॉलेज की अगर हम बात करते हैं, तो नॉलेज क्या होता है, जैसे कि मान लो कोई सॉफ्टवेयर है, उसको सिखाया गया किसी पर्सन को, है ना, हम लोग कोर्स जैसे कर रहे हैं, कोई भी MBA है वो कर रहा है, तो वो क्या हो गया, नॉलेज है उसके पास में। तो टैलेंट क्या होता है, एक तरीके से गॉड गिफ्टेड होता है, वो नेचर की तरफ से दिया जाता है। जबकि नॉलेज क्या होता है, हर कोई परस्यू कर सकता है, जिसके पास में एक तरीके का, अगर मान लो कि कोई कोर्स कर लिया उसने या कुछ भी कर लिया, तो उसके बाद में नॉलेज उसको आसानी से मिल सकता है। तो यहाँ पर यही चीज़ बताया गया है कि टैलेंट क्या है, एक तरीके टैलेंट इज़ अ नेचुरल एबिलिटी ऑफ द पर्सन टू परफॉर्म एनी वर्क, यानी कि कोई भी काम को करने की जो नेचुरल एबिलिटी होती है ना, खुद की, यानी कि नेचुरल कला इसको आप बोल सकते हो, है ना। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं कि टैलेंट बोल रहे हैं, यानी गॉड गिफ्ट की तरफ से। तो यही चीज़ है। जबकि नॉलेज क्या होता है, एक तरीके की एक्सपर्टीज़ होती है, और वो कैसे आ सकती है, वो एक्सपर्टीज़ कैसे आ सकती है, बेस्ड ऑन द लर्निंग प्रोसेस, यानी इसको कोई भी तरीके का मान लो सिखा दिया गया। कंप्यूटर है, तो अगर आप किसी भी गांव के बच्चे को भी लेकर के आओ, तो उसको सिखाओ 2-4 साल, तब पर भी वो सीख जाएगा, तो ये क्या हो गया, नॉलेज हो गया, है ना। अगर फ़ोन चलाने को हम क्या टैलेंट बोल सकते हैं, ये फ़ोन चला रहा है बच्चा तो वो टैलेंटेड है ना, नहीं, उसको हम टैलेंट नहीं बोलेंगे, उसको हम ये चीज़ बोलेंगे कि हाँ वो नॉलेज है उसके पास में, क्योंकि वो सभी लोगों को चलाना देखता है कि किस तरीके से लोग चलाते हैं, तो वो क्या है, नॉलेज है एक तरीके से। जबकि टैलेंट कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ होती है, ठीक है, ये क्या है, नेचर से रिलेटेड है। जबकि इसमें हम क्या चीज़ की बात करते हैं, इट इज़ समथिंग यू डेवलप फ्रॉम द लर्निंग, ठीक है, कि आप कुछ ना कुछ सीख करके जब चीज़ों को लर्न करते हो, तो ये क्या होता है, नॉलेज होता है। इसमें अंदर जब भी टैलेंट की बात आती है, तो उसमें केवल कुछ ही लोग देखने को मिलते हैं जो बहुत ही टैलेंटेड होते हैं, जो एकदम मान लो कि एकदम से देखते होगे ना कि बहुत ही अच्छा डांस कर लेते हैं, एकदम अलग अलग तरीके के स्टेप्स करके, यानी एकदम छोटे बच्चे भी होते हैं तो वो बहुत ही अच्छा डांस कर लेते हैं। देखते होगे आप, जैसे जो भी रियलिटी शोज पर देखते होगे, तो वो सभी क्या है, टैलेंटेड बच्चे हैं, है ना। जबकि इसके अंदर क्या होता है कि थ्रू द लर्निंग, यानी कि हम किसी चीज़ को सीखते हैं, तब उसके हेल्प से जब भी हम कुछ सीख करके हमको नॉलेज मिलता है, तो वही है कि उसको हम नॉलेज बोल रहे हैं। देन सेल्फ रिकॉग्निशन, उसको खुद से रिकॉग्नाइज किया जाता है, तो इसी को टैलेंट कहा जाता है। और उसके लिए कोच की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि कोई ऐसा होना चाहिए जो आपके अंदर के टैलेंट को बाहर निकाल सके, तो कोच ही कर सकता है। जबकि इसके अंदर क्या होता है कि ट्रेनिंग दी जाती है ना, चीज़ों को सिखाया जाता है, और लर्निंग और स्टडी और प्रैक्टिस
इसमें मांगती है नॉलेज के लिए, ठीक है। तो यही है, इसके बीच में डिफरेंस है, इसको आप देख सकते हो। इसकी सिंपल सी डिफिनेशंस भी यहाँ पर लिखी हुई हैं, टाइप्स ऑफ नॉलेज लिखा, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर देख लो लास्ट में क्या चीज़ बताई गई कि द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द फेलर इन द मैनेजिंग टैलेंट, यानी कि किस वजह से जो टैलेंट मैनेजमेंट होता है वो फेल हो जाता है, यानी कि कौन से ऐसे कारण है जिसकी वजह से आपका टैलेंट जो होता है वो टैलेंट मैनेजमेंट जो होता है वो सही तरीके से नहीं आप कर सकते हो। तो लॉस ऑफ यानी कि कौन कौन सी इसकी कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, क्या क्या परिणाम निकलेंगे। सपोज दैट कि अगर मैं एक HR मैनेजर हूँ और मैं सही तरीके से अपना काम नहीं कर रहा हूँ, है ना, मान लो कि अगर मैं अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहा हूँ, टैलेंट मैनेजमेंट को सही तरीके से नहीं यूज़ कर रहा हूँ, मान लो कि कोई भी आया कंपनी में, कोई भी छोड़ करके चला गया, उस सभी चीज़ों को नहीं अपना देख रहा हूँ, तो उससे क्या कॉन्सिक्वेंसेज यानी कौन कौन से परिणाम निकल सकते हैं। तो इससे क्या हो सकता है कि लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी हो सकती है, डिक्रीज मोरल एंड एंगेजमेंट, यानी प्रोडक्टिविटी का लॉस हो सकता है, जो एम्प्लॉयज़ है अदर एम्प्लॉयज़ है उनका मोरल और इंगेजमेंट क्या हो सकता है, कम हो सकता है। इससे भी वही है कि प्रोडक्टिविटी कम होगी। देन स्किल की शॉर्टेज हो जाएगी मेरी कंपनी के अंदर, रेपुटेशन भी मेरी कंपनी की क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। और इससे क्या होगा कि मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रोथ एंड इनोवेशन, और इससे सभी चीज़ें क्या होंगी कि सभी चीज़ें मिस होने लगेंगी, है ना। तो ये सभी चीज़ें हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, अपना टैलेंट मैनेजमेंट को सही तरीके से उसको मैनेज नहीं कर रहा है, तो इसके क्या क्या परिणाम होंगे वो आपके सामने यही चीज़ बताई गई है। देन आइडेंटिफाई एंड एसेसिंग हाई पोटेंशियल टैलेंटेड, तो इसके अंदर हम क्या बात करते हैं, इसके अंदर हम इस चीज़ की बात करते हैं कि यानी आइडेंटिफाई करना, किस तरीके से आप कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स है, किस किस वेज से आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो कि कौन आपके अंदर कौन हाई पोटेंशियल टैलेंट है, किसके अंदर। मान लो कि कंपनी के अंदर 200 एम्प्लॉयज़ हैं, 200 एम्प्लॉयज़ में से किस तरीके से आप देखोगे कि कौन सही टैलेंट का बंदा, यानी कि जो भी टैलेंटेड कौन है, कौन सही से अपना काम कर रहा है, किसको किसको हमको रिटेन करके रखना है, किसको हमको फायर करना है, ये सभी चीज़ें कैसे देख सकते हो, है ना। तो यही सभी चीज़ें बताई गई हैं। तो इसमें से सबसे पहले आप देखोगे कि लुकिंग एट द परफॉर्मेंस, यानी कि परफॉर्मेंस पे नज़र रखना कि किसकी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है, किसकी परफॉर्मेंस नहीं अच्छी जा रही है, उसके हिसाब से उसको हम क्या करेंगे, उसको हम डिसीज़न लेंगे उसके बारे में, किसको कंपनी से भगाना है या फिर उसको कंपनी में रिटेन करके रखना है, इसको अवार्ड देना है या फिर उसको डिमोशन करना है, उसका प्रमोशन करना है, डिमोशन करना है, ये सभी चीज़ें डिसीजंस लिए जा सकते हैं। देन सेकंड नंबर पे क्या आता है कि प्लानिंग फॉर द फ्यूचर, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, उसको प्लानिंग कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। देन इसके बाद में हमने बताया ना कि प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। देन इसके बाद में गेटिंग फीडबैक फ्रॉम एवरीवन, यानी कि हमको क्या करना है रहता है, मान लो एज एन HR मैनेजर मैं क्या करूँगा कि देखूँगा कि कौन कौन से एम्प्लॉयज़ हैं जो अच्छे हैं, जिनका परफॉर्मेंस अच्छा है, और ये कैसे करूँगा कि फीडबैक लूँगा। मान लो कि मैंने जो इंजीनियर कोई मान लो सुपरवाइज़र उसके अंदर 10 बंदे काम कर रहे हैं, तो उस सुपरवाइज़र से मैं उस बंदों का फीडबैक लूँगा कि कौन ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, कौन कम अच्छा काम करता है, इस तरीके से फीडबैक लेना। देन यूजिंग असेसमेंट सेंटर्स, देखो दे माइट पुट एम्प्लॉयज़ थ्रू वेरियस टेस्ट और एक्सरसाइजेज, इसके अंदर हम क्या बोलते हैं, असेसमेंट करते हैं, यानी कि रिव्यू वगैरह लेते हैं। कंपनी के अंदर आप जाओगे तो रिव्यू होते हैं, यानी कि एक बार साल भर में 6 महीने में या फिर 3 महीने में, एक महीने में भी रिव्यूज़ वगैरह हुआ करते हैं कि तुमने कितना काम किया, क्या तुम्हारा परफॉर्मेंस चल रहा है, तो ये सभी चीज़ों का रिव्यू होता है। देन ऑफरिंग स्पेशल प्रोग्राम्स, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि उनको ट्रेनिंग और अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, जिनकी अगर अच्छी परफॉर्मेंस होती है उनको हम क्या करते हैं, स्पेशल कुछ अलग सा सिखाते हैं, जिससे कि वो कंपनी में बने रहें और कंपनी की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल साबित हो। देन इसके बाद में 6 नंबर पे बात आती है कि हैविंग रेगुलर कन्वर्सेशन, यानी उन सब से और जो भी अदर जो भी मैनेजर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उन सब से अच्छी खासी डिस्कशन करके रखते रहना, जिससे आपको पता चलता रहे कि कौन हाई पोटेंशियल टैलेंट है और कौन सही से काम नहीं कर रहा, तो उसको फायर किया जाए। यही बेसिकली इसका मतलब होता है, आइडेंटिफाइंग एंड एसेसिंग हाई पोटेंशियल टैलेंट, यानी किस तरीके से कौन कौन से तरीकों से आप देख सकते हो कि कौन सही काम करने वाला बंदा है, कौन नहीं सही काम करने वाला बंदा है। उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, डिसीजन ले सकते हो, प्लानिंग कर सकते हो कि उसके साथ में क्या करना है। ठीक है, तो यही चीज़ है, यही बेसिकली बात बताई गई, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। ठीक है, इसी के साथ में आपका यूनिट 1 ख़त्म होता है और यूनिट 2 में हम बात करेंगे टैलेंट एक्विजिशन की। ठीक है, सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।